हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टोरी शी। और आज मैं एक नए मानवा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है ईसॉप रोमांस। और ये काफी बढ़िया मानवा है, आप लोगों को सच में काफी ज्यादा पसंद आएगी। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ ताकि आपको स्टोरी का हल्का सा आइडिया हो जाए। ओके, सो मानवा की शुरुआत होती है टीके ग्रुप एम्पायर से, साउथ कोरिया का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर। और इस एम्पायर के दो वारिस हैं, ईसॉप टाई जो कि टीके ग्रुप का असली वारिस है, पर उसके बारे में सब लोग बोलते हैं कि वो कभी स्माइल नहीं करता और सबसे रूडली बिहेव करता है। ईसॉप टाई एक बेस्ट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड है विद $1 मिलियन माइंड। वो 29 साल में ही CEO बन गया था, लेकिन ऑफिस में लोग उससे डरते हैं और उसे खास पसंद नहीं करते। वहीं दूसरा वारिस जुनसॉप टाई जो कि ईसॉप टाई का कजन है, पर वो ईसॉप टाई के बिल्कुल ऑपोजिट है। वो मीडिया और ऑफिस वालों के लिए एक परफेक्ट फिगर है जो हमेशा स्माइल करता है और औरों से परफेक्ट बिहेव करता है। लेकिन असल में जुनसॉप टाई पावर का भूखा है और इन दोनों के बीच फंस जाती है एक सिंपल सी एम्प्लॉय जिसने दिन रात एक करके सीनियर मैनेजर की पोस्ट को हासिल किया था। बट उसके पास अब दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो जॉब छोड़ दे या फिर बन जाए ईसॉप टाई की सेक्रेटरी। कहानी शुरू होती है जहां हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जिसके फ्रंट डोर पर एक बैनर लगा होता है जिसमें लिखा था ओनर की बेटी ने टीके ग्रुप की टॉप न्यू एम्प्लॉय में जगह सिक्योर करी। फिर हमें मिनियोंग को दिखाया जाता है जो एक सूट ट्राई कर रही होती है। तभी मिनियोंग की मदर बोलती है, वाह, ये तुम पे कितना अच्छा लग रहा है, एक भी पैसा जाया नहीं गया। सच में कपड़े इंसान को बिल्कुल नया इंसान बना देते हैं। तभी मिनियोंग के ट्विन ब्रदर्स बोलते हैं, वाह दीदी, आप इसमें कितने अच्छे लग रहे हो। फिर हमें मिनियोंग को दिखाया जाता है जो अपने सूट के प्राइस का कैलकुलेशन कर रही होती है कि उसे लेना वर्दी था या नहीं। वो बोलती है, अगर मैं इसे ऑफिस के 5 दिन पहनूं, मतलब 52 वीक्स तक, तो ये हो गया 260 बार। और अगर मैं इसे हर 3 दिन में एक बार पहनूं तो भी ये लगभग 87 बार यूज हो जाता है। अगर मैं ऐसा 3 साल तक करूं तो ये सूट मुझे रोज का सिर्फ 1000 वॉन पड़ा, यानी कि अप्रोक्स $1। मतलब तो काफी सही डील मिल गई। मिनियोंग हमारी स्टोरी की मेन लीड कैरेक्टर है जो सुपर इंटेलिजेंट, टैलेंटेड और मल्टीटास्कर है, जिस वजह से उसकी कंपनी के लोग कई बार उसे एक रोबोट समझ लेते हैं। ओके, सो अभी के लिए इतना इंट्रोडक्शन काफी है। स्टोरी पर वापस चलते हैं। मिनियोंग की मदर चिंता करते हुए बोलती हैं, तुम एक समझदार लड़की हो और मुझे पता है तुम जहाँ भी जाओगी ठीक रहोगी, लेकिन मुझे फिर भी चिंता हो रही है क्योंकि काम स्कूल से अलग होता है बेटा। कभी कभी काम ओवर टाइम तक करना पड़ता है, पागल और गुस्सैल बॉसेस को हैंडल करना पड़ता है, और फिर ऑफिस पॉलिटिक्स भी, और कभी कभी अचानक कुछ परेशानियाँ आ ही जाती हैं। तुम कुछ भी कर लो, इसलिए बेटा कुछ भी हो जाए, ये 3 बातें हमेशा याद रखना। पहली बात, तुम्हारे सीनियर्स जो कहें वही करना, उनसे कभी आर्ग्यू या कंप्लेंट मत करना। दूसरी बात, लोगों को वही बोलना जो वो सुनना चाहते हैं, अपने मन की कहने की जगह। और आखिरी बात, हमेशा स्माइल करना, जब भी तुम्हें कोई दिखे उन्हें देखकर स्माइल करना। ये करते करते मिनियोंग को 10 साल हो चुके हैं। मिनियोंग ने वैसा ही किया जैसा कि उसकी मॉम ने उसे करने के लिए बोला था। वो अपने सीनियर की बहुत रिस्पेक्ट करती है, सही समय पर सही बातें बोलती है, हमेशा एक मुस्कुराहट के साथ, और अपनी जबरदस्त बिजनेस समझ के साथ वो टॉप न्यू एम्प्लॉय बनी एम्प्लॉय ट्रेनिंग वर्कशॉप में। वो नंबर 1 एथलीट बनी कंपनी में स्पोर्ट्स डे पर। वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन में भी सबको पीछे छोड़ते हुए सबसे आगे थी। वो एक ऐसी कलीग है जिसके साथ हर कोई काम करना चाहता है। उसने हर जगह एक्सीलेंस अचीव किया और प्रमोशन की तरफ बढ़ती जा रही थी, और इसी के साथ वो यंगेस्ट सीनियर मैनेजर बन जाती है कंपनी की। लेकिन कल सब कुछ बदल गया। हमें मिनियोंग को दिखाया जाता है जो अपने बॉस जुनसॉप टाई के ऑफिस में होती है। वो बोलती है, क्या एग्जीक्यूटिव की असिस्टेंट बन जाऊं? उसका बॉस बोलता है, हाँ, तुम्हें जल्द ही एक ऑफिशियल असाइनमेंट दी जाएगी। तुम्हें एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बनाया जा रहा है और अब से तुम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईसॉप टाई के अंडर काम करोगी। मिनियोंग बोलती है, पर मैं तो सीनियर मैनेजर हूँ और आप चाहते हैं कि मैं सेक्रेटरी बन जाऊं? मिनियोंग सोचती है, क्या 10 साल गधों की तरह काम करने के बाद अचानक से मैनेजर से सेक्रेटरी बन जाऊं? फिर वो अपने बॉस जुनसॉप टाई से पूछती है, सर, मैंने कोई गलती कर दी क्या? प्लीज मुझे बताइए, मैं उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगी। जुनसॉप टाई बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि जैसा तुम सोच रही हो उसका काफी उल्टा है। यू आर टू ब्रिलियंट सीनियर मैनेजर कांग। मैं जानता हूँ ये काफी अजीब है और तुम्हारी तरह मेरे लिए भी अनफॉर्चुनेट है। मैं तुम्हारे जैसा टैलेंट खोना नहीं चाहता, पर तुम पूरी कंपनी में अकेली इंसान हो जो उस खतरनाक और घमंडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईसॉप टाई का सामना कर सकती हो। और इसी के साथ सॉन्ग बैक जे की तरफ से तुम्हें
एक अच्छा ऑफर भी मिलेगा। मिंगयोंग शौक होकर सोचती है, सॉन्ग बेक जे मतलब मेरी किस्मत अब टीके ग्रुप के CEO सिवान ताई के हाथों में है। मिंगयोंग सोचती है कि ये या तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है या मेरी लाइफ की सबसे बड़ी क्राइसिस। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसॉप ताई को, जो कि इंटरनेशनल ट्रिप से लौट कर आता है। उसके हाथों में काफी सारे शॉपिंग बैग्स होते हैं और वो बहुत चिल और हैप्पी लग रहा होता है। तभी एक आदमी उसे देखकर चिल्लाता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यहाँ देखिए। ये आदमी जो चिल्ला रहा है ये है मैनेजर गी चुआन किम, और अब से मैं इन्हें मैनेजर किम बोलूंगी, ओके। फिर मैनेजर किम इसॉप ताई से पूछते हैं, आपकी फ्लाइट अच्छी रही ना सर? इसॉप ताई बोलता है, हाँ बिल्कुल। मैनेजर किम बोलते हैं, मैं श्योर हूँ बिजनेस ट्रिप काफी स्ट्रेसफुल होगी। इसॉप ताई बोलता है, स्ट्रेसफुल? हाँ बहुत स्ट्रेसफुल थी। ये बोलकर इसॉप ताई सोचने लगता है, बिजनेस ट्रिप तो बस एक बहाना थी। मैं बहुत सालों से किसी वेकेशन पर नहीं गया था क्योंकि मैं काम करने में बहुत बिजी था और यही मेरा चांस था थोड़ा एंजॉय करने का। सालों से मैं इसी के लिए तो काम कर रहा था कि एक दिन मुझे सॉन्ग बेक जे मिल सके। लेकिन एक दिन जुनसोप ताई आसमान से खजूर की तरह गिरा और इसने ऑलमोस्ट पूरा बिजनेस हड़प लिया। अब समझ नहीं आता कि आखिर मैंने इतनी मेहनत किसके लिए करी। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ इसॉप ताई के टेबल पर एक नोट होता है, ऑन अ बिजनेस ट्रिप। बेसिकली इसॉप ताई देखना चाहता था कि उसके बिना कंपनी कैसे चलती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ इसॉप ताई रिलैक्स होकर कार में बैठा होता है और उसके बगल में उसके शॉपिंग बैग्स रखे होते हैं। तभी इसॉप ताई बोलता है, जियोंगडम अपार्टमेंट ले चलो। तभी मैनेजर किम बोलते हैं, ओ वेल सर, मुझे बोला गया था कि आपको सीधा स्ट्रेटेजी ऑफिस लेकर आऊं आपके लैंड होते ही। इसॉप ताई बोलता है, क्या ये तुमसे जुनसॉप ने बोला? मैं थक गया हूँ, घर चलो। तभी इसॉप ताई के फोन पर किसी का फोन आता है और वो गुस्से से बोलता है, कौन है? फ्लाइट से ढंग से उतरा नहीं कि इन लोगों ने फोन करना चालू कर दिया। इसॉप ताई को जैसे ही पता चलता है कि ये फोन जुनसॉप ताई का है तो वो उसे काट देता है और बोलता है, मुझे आराम करने दो। लेकिन इसॉप ताई की किस्मत में आज आराम नहीं लिखा था। कुछ देर के बाद फिर से एक फोन आता है। इसॉप ताई एकदम चिढ़ जाता है और बोलता है, आप कौन है? इस बार भी जुनसॉप ही है ना? वेल उठा लो या काट दो, तुम्हारी मर्जी। तभी मैनेजर किम बोलते हैं, सर ये सीनियर मैनेजर मिंगयोंग है। तभी इसॉप ताई सरप्राइज होकर बोलता है, सीनियर मैनेजर मिंगयोंग कांग? वही मिंगयोंग कांग जिसने मेरे साथ ही कंपनी ज्वाइन करी थी 10 साल पहले। मैनेजर किम बोलते हैं, यस सर। तभी इसॉप ताई सोचता है, हाँ मैं जानता हूँ वो अजीब है, लेकिन सीनियर मैनेजर भला एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कॉल क्यों करेगी? तभी मैनेजर किम बोलते हैं, मुझे लगता है ये कॉल आपको पिक करनी चाहिए सर। क्या? पर क्यों? और मैनेजर किम अपना फोन इसॉप ताई को दे देते हैं। इसॉप ताई बोलता है, आखिर ये किस बारे में होगा? स्ट्रेंज। फिर इसॉप ताई फोन पिक करके प्रोफेशनल टोन में बोलता है, यस सीनियर मैनेजर कांग, क्या बात है बताइए। फिर मिंगयोंग बोलती है, हेलो सर, मैं मिंगयोंग कांग बोल रही हूँ। आज से मैं आपको आपकी पर्सनल सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के रूप में ज्वाइन कर रही हूँ। इसॉप ताई कंफ्यूज होकर बोलता है, क्या एक टैलेंटेड सीनियर मैनेजर आखिर मेरी सेक्रेटरी क्यों बनना चाहेगी? क्या जुनसॉप ने तुम्हें इसके लिए कहा? मिंगयोंग बोलती है, आपको सारी डिटेल्स उनसे मिल जाएंगी सर, मुझे उन्हें कॉल पर लेने दीजिए। तभी इसॉप ताई गुस्से में बोलता है, जुनसॉप का दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम मेरी सेक्रेटरी नहीं हो, ना मजाक बंद करो। जो इंसान अभी थका हारा लौटा है उस पर इतना सब लादना ठीक है क्या? मैं आज बस आराम करने वाला हूँ, प्लीज उसे बता देना। और ये बोलकर इसॉप ताई फोन काट देता है। फिर हमें मिंगयोंग को दिखाया जाता है जो जुनसॉप ताई के ऑफिस में होती है। मिंगयोंग बोलती है, उन्होंने फोन काट दिया डायरेक्टर ताई। तभी जुनसॉप ताई बोलता है, आप शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही चलिए। फिर हमें इसॉप ताई का घर दिखाया जाता है जहाँ वो अपने रूम में आराम से लेटा होता है। वो एक लंबी सी सांस लेकर बोलता है, आखिरकार अब मैं थोड़ा रिलैक्स कर सकता हूँ। इतना बोलते ही इसॉप ताई का फोन बजने लगता है और वो इरिटेट होकर बोलता है, अब क्या बात है मैनेजर किम? वेल सर, क्या मैं एक सेकंड के लिए आपके घर के अंदर आ जाऊं? मैनेजर किम बोलते हैं। इसॉप ताई शॉक होकर बोलता है, ये आवाज तो। मैनेजर किम आगे बोलते हैं, वेल सर मैं आपके रूम के बाहर ही हूँ, क्या मैं आ जाऊं? सीनियर मैनेजर कांग भी अंदर आ रही हैं। इसॉप ताई एकदम से शॉक होकर बोलता है, कौन? मिंगयोंग कांग? वो यहाँ कैसे आ गई? तभी मिंगयोंग कॉल पर आती है और वो खुद को दोबारा से इंट्रोड्यूस करने लगती है। इसॉप ताई बीच में ही बोल पड़ता है, हे मिंगयोंग, तुम्हें वो हर काम करना जरूरी होता है क्या जो तुमसे बोला जाए? तुम्हारे पास खुद का इतना काम है चिंता करने के लिए, तुम मेरे घर के बाहर क्या कर रही हो? मिंगयोंग बोलती है, सर मैं मिंगयोंग कांग बोल रही हूँ और आज से मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के रूप में आपको ज्वाइन कर रही हूँ। इसॉप ताई बोलता है, क्या मतलब तुम सीरियस हो? मिंगयोंग बोलती है, माफ करिए सर, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो मैं अंदर आ रही हूँ। इसॉप ताई बिना कपड़ों के होता है और जब वो ये सुनता है तो वो दौड़कर बेड से उतर रहा होता है कुछ पहनने के लिए, पर उसके पैरों में ब्लैंकेट आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। तभी डोर
ओपन होता है। ये देखकर ये सब टाइप जल्दी से उठता है और अपना शॉर्ट्स ठीक करने लगता है और चिल्लाकर बोलता है, मैंने कहा था ना 1 सेकंड रुकने के लिए। तभी मिंगयोंग रूम में एंटर होती है। गुड मॉर्निंग सर, मिंगयोंग बोलती है और जैसे जैसे वो इस सब टाइप को देखती जाती है उसके एक्सप्रेशन बदलते जाते हैं। मिंगयोंग देखती है इस सब टाइप अपने शॉर्ट्स को पकड़े हुए हैं। वो बोलती है ओह, और ये बोलकर बाहर चली जाती है। इसके बाद हमें इस सब टाइप के चिल्लाने की आवाज आती है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ इस सब टाइप बाहर आ जाता है जो कि बहुत एम्बेरस था पर वो दिखाना नहीं चाहता था। तभी मिंगयोंग बोलती है, सर हमारे पास 15 मिनट हैं, क्या आप इतने में तैयार हो जाएंगे? नो वे, मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। मैंने शावर तक नहीं लिया है, मैं भूखा हूँ और मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। बेसिकली वो फॉर्मल कपड़ों की बात कर रहा था। तभी मिंगयोंग की चश्मे में चमक आती है और वो बोलती है, मैनेजर किम, सर को कपड़े दीजिए। ये रहे सर आपके कपड़े, ड्राई क्लीन्ड और फुली रेडी। ये रही आपकी कॉफी और खाना। मिंगयोंग आगे बोलती है, मैंने आपके ब्रेकफास्ट के लिए सैंडविच बनाए हैं। ये सब टाई अब फुली इरिटेटेड हो जाता है और वो बोलता है, मैं सैंडविच नहीं खाता। मिंगयोंग बोलती है, सर ये हैम और चीज सैंडविच है बिना वेजिटेबल्स के, ठीक वैसे ही जैसे आपको पसंद है। और हाँ, एग सैंडविच भी है। फिर हमें इस सब टाई को दिखाया जाता है जो स्पीचलेस होता है। तभी मिंगयोंग बोलती है, मैं आपको शेड्यूल कार में ही बता दूंगी ब्रीफली। तभी सब टाई गुस्से में बोलता है, 1 मिनट, अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि ये है कि क्या एक सेक्रेटरी मेरे घर में ऐसे घूम सकती है तुम्हारी तरह? ये मेरा घर है, मैं यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ। मैं बस शॉर्ट्स में घूमूंगा जैसे मैं घूम रहा था। ओके, तुम हैंडल कर लोगी ना? तभी मिंगयोंग बोलती है, ओह सर, कहीं आप अनकंफर्टेबल फील तो नहीं कर रहे हैं ना कि मैं एक लड़की हूँ? इस बात पर इस सब टाई को हंसी आ जाती है और वो स्मर्क करते हुए बोलता है, क्या अनकंफर्टेबल क्योंकि तुम एक लड़की हो? आर यू सीरियस? मैं भला क्यों अनकंफर्टेबल हूँगा? तभी हमें मिंगयोंग को दिखाया जाता है जो स्माइल करते हुए बोलती है, तब तो ये एक अच्छी बात है कि आप मेरे साथ कंफर्टेबल हैं सर। हमारे पास 10 मिनट है निकलने से पहले। मिंगयोंग आगे बोलती है, मैनेजर किम, सर के नहाने का टाइम निकल चुका है। तभी मैनेजर किम मिंगयोंग को एक वार्म वेट टॉवल देते हैं। मिंगयोंग बोलती है, मुझे पता था ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए मैंने ये वार्म टॉवल पहले ही प्रिपेयर कर ली थी। और हमें मिंगयोंग और मैनेजर किम को दिखाया जाता है जो इस सब टाई को धोने के लिए तैयार होते हैं। मिंगयोंग बोलती है, मैनेजर किम चलिए शुरू करें। सर यहाँ आइए। मिंगयोंग बोलती है, ये सब टाई अपनी इज्जत बचाते हुए बोलता है, कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ अभी के अभी। और मिंगयोंग वो टॉवल को साइड में फेंक देती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ ये सब टाई मिंगयोंग को घूर रहा होता है और मिंगयोंग बिना डरे आई कांटेक्ट मेंटेन कर रही होती है। आखिरकार ये सब टाई को हार माननी पड़ती है और वो बोलता है, ठीक है थोड़ी देर रुको, मैं बस 5 मिनट में नहा कर आता हूँ। फिर इस सब टाई मिंगयोंग की तरफ देखकर सोचता है, वही सीधे बाल, बोरिंग से चश्मे और 2 पीस सूट। इसका ये लुक 10 साल से है। एक तरह से देखा जाए तो काफी अमेजिंग है। ये बिल्कुल नहीं बदली, ये ऐसी ही दिखती थी जब मैं इसे पहली बार मिला था 10 साल पहले, और मुझे अभी भी नहीं पसंद जिस तरह से ये मेरे दिमाग में घुस जाती है। इसके बाद हम इस सब टाई की यादों में 10 साल पीछे जाते हैं जहाँ अनाउंसमेंट हो रही थी। अब आपके सामने आ रहे हैं टीके ग्रुप एम्प्लॉय ट्रेनिंग वर्कशॉप के बेस्ट एम्प्लॉयज, मिंगयोंग कांग जो की है 1st प्लेस पर और इसप टाई जो की है 2nd प्लेस पर। तभी हमें इसप टाई की आवाज आती है। वो बोल रहा होता है, मैंने पूरी जिंदगी मेहनत करी ताकि टीके ग्रुप के सक्सेसर का टाइटल जीत सकूं और लकीली मैं सबकी एक्सपेक्टेशन पर खरा भी उतरा। मेरी तारीफ करी जाती थी और मुझे गिफ्टेड चाइल्ड बुलाया जाता था। मैं हमेशा स्कूल में फर्स्ट आता था, पर ये लक नहीं था, ये मेरे हार्ड वर्क का नतीजा था और इसीलिए मैं फर्स्ट पोजीशन कभी नहीं हारा। लेकिन अचानक से मैं 2nd हूँ। तालियों के साथ स्वागत कीजिए 1st प्लेस पर आने वाली मिंगयोंग कांग का और 2nd प्लेस पर आने वाले इसप टाई का। मिंगयोंग और इसप टाई स्टेज पर होते हैं। तभी इसप टाई मिंगयोंग को गुस्से से देखता है। इसके बाद हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं जहाँ इसप टाई अपने बाल सुखा रहा होता है। बस 5 मिनट ही हुए हैं ना? वो मिंगयोंग से पूछता है। मिंगयोंग रिप्लाई करते हुए बोलती है, यस ग्रेट जॉब सर। मिंगयोंग को देखकर इसप टाई सोचने लगता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये अचानक से मेरी सेक्रेटरी क्यों बन गई। इसप टाई कपड़े पहनते हुए बोलता है, सीनियर मैनेजर कांग। मिंगयोंग बोलती है, यस सर। इसप टाई आगे बोलता है, मुझे चिपकू सेक्रेटरी बिल्कुल पसंद नहीं है। मिंगयोंग बोलती है, सर मैं मेहनत करूंगी आपकी पसंद की सेक्रेटरी बनने के लिए। इसप टाई बोलता है, नहीं मेरा मतलब वो नहीं था। इसप टाई आगे बोलता है, देखिए मैनेजर कांग, मैं झूठी तमीज दिखाने में बहुत अच्छा हूँ, इसलिए मैं उन लोगों को भी सह लेता हूँ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन मैं तुम्हें एक बात सीधा बता देना चाहता हूँ, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। हमारी एम्प्लॉय ट्रेनिंग के जिस दिन से हमें एक साथ रखा गया था उसी दिन से मैं तुम्हें नापसंद करता हूँ, समझे। इसप टाई मिंगयोंग के बिल्कुल करीब आ जाता है और
बोलता है इसलिए तुम्हें ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। तभी मिनयोंग बोलती है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टाई, हम शेड्यूल से 7 मिनट पीछे हैं। वाओ, मिनयोंग को देखकर लग रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता इस सब टाई की बातों से, और ये तुम इस सब टाई के फेस को देखकर ही समझ लो। वो भी हमारी तरह शौक में है कि भाई इसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा मेरी बातों का, क्या इसे मेरी बातें समझ ही नहीं आ रही। मिनयोंग बोलती है चलिए सर, प्रेसिडेंट शिवान टाई आपका इंतजार कर रहे होंगे। ये सुनकर सब टाई और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो अपना सर पकड़कर खड़ा हो जाता है और बोलता है ऑलराइट चलो। फिर हमें ये सब टाई, मिनयोंग और मैनेजर किम तीनों को दिखाया जाता है जो ऑफिस के लिए निकल रहे होते हैं। तभी ये सब टाई पलट कर देखता है और बोलता है सीनियर मैनेजर कांग, मुझे तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। मिनयोंग कुछ बोलती नहीं है पर मन ही मन सोचती है मैं अच्छी नहीं लगती, मुझे खुद आप बिल्कुल पसंद नहीं है सर। 10 साल पहले से ही जब हम पहली बार मिले थे, आप टीके ग्रुप के वारिस हैं, लेकिन मेरे लिए आप एक जिद्दी और नखरेबाज राजकुमार थे जिसे बिगाड़ रखा हो। मिनयोंग की सब टाई को देखते हुए बोलती है लेकिन शक्ल से आप बिल्कुल मेरे टाइप के हो सर। इसके बाद हमें एक हफ्ते पुरानी स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ मिनयोंग सीईओ शिवान टाई के घर पर होती है जो कि सब टाई का दादा है। हम देखते हैं कि मिनयोंग सीईओ के सामने खड़ी होती है। सीईओ शिवान टाई बोलते हैं तो तुम हो सीनियर मैनेजर कांग, है ना? यस सर, मिनयोंग कांग नर्वसली बोलती है। सीईओ शिवान टाई आगे बोलते हैं मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है डायरेक्टर जिनसब टाई से, तुम अपने काम में काफी अच्छी हो। मेरे पोते का अच्छा ध्यान रखना, मेरा मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसब टाई का। तभी मिनयोंग बोलती है सर मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तभी सीईओ शिवान टाई मिनयोंग की बात काटते हुए बोलते हैं मैंने सुना है तुम्हारे जुड़वा भाई विंटर स्पोर्ट्स में काफी अच्छा खेल लेते हैं। मिनयोंग जब अपने भाइयों के बारे में सुनती है सीईओ के मुँह से तो वो शॉक हो जाती है। सीईओ शिवान टाई आगे बोलते हैं अगर वो तुम्हारे जैसे हैं तो पक्का काफी टैलेंटेड होंगे। यहाँ टीके में टैलेंट को सपोर्ट किया जाता है। तभी मिनयोंग को डायरेक्टर जुनसब टाई की बात याद आती है और वो सोचती है अच्छा तो इस बारे में डायरेक्टर जुनसब टाई बात कर रहे थे, ये है सॉन्ग बेक जे का ऑफर। तभी हमें मिनयोंग को दिखाया जाता है जो सीईओ के घर से बाहर आ रही होती है। वो बहुत थकी हुई लग रही होती है। तभी मिनयोंग बोलती है ये कितना डरावना था, उनकी वो डरावनी शेर जैसी आंखें मुझे घूर रही थी, जैसे बोल रही हो ढंग से काम करना वरना अंजाम तुम जानती हो। फिर मिनयोंग खुद को हौसला देते हुए बोलती है सब ठीक होगा, डरने की कोई बात नहीं मिनयोंग, तुमने अभी तक बहुत अच्छा काम किया है, तुम ये भी कर लोगी। तभी मिनयोंग अपने भाइयों के बारे में सोचने लगती है और वो बोलती है दोनों को पैसों की बहुत चिंता थी और अगर मेरे भाइयों को पैसों की चिंता ना करनी पड़े तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। और तभी मिनयोंग का फोन बजता है। वो फोन को देखकर बोलती है शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। ये फोन होता है मिनयोंग के जुड़वा भाइयों का। हेलो दीदी। इसके बाद हमें मिनयोंग के फैमिली रेस्टोरेंट में एक और बैनर लगा हुआ दिखता है स्पॉन्सर्ड एथलीट एट टीके ग्रुप। दोनों ट्विन ब्रदर्स बहुत खुश होते हैं। तभी हमें मिनयोंग को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ गाइस, ही तुम दोनों की खुशी बस यही मैटर करता है मेरे लिए। और अब हम अपने प्रेजेंट की स्टोरी में वापस आते हैं जहाँ मिनयोंग होल सिनेरियो को याद करने के बाद बोलती है और इसलिए तुम्हें इस तरह के थॉट अपने मन में नहीं लाने चाहिए मिनयोंग, खुद को संभालो, ये वक्त फिसलने का नहीं है। फिर मिनयोंग खुद से बोलती है कुछ भी हो जाए मुझे इस सब टाई की अप्रूवल चाहिए ही अपनी फैमिली के लिए। मिनयोंग आगे बोलती है तो अब मेरा पहला दिन शुरू होता है इस सब टाई की पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में। फिर हमें टीके ग्रुप के सीईओ यानी शिवान टाई का घर दिखाया जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ इसब टाई बोलता है दादाजी आपको ये याद है क्या? इसब टाई एक डेजर्ट का बॉक्स दिखाते हुए बोलता है आप पहली बार इसे ऑस्ट्रेलिया से तब लाए थे जब मैं बच्चा था, आपकी तबीयत कैसी है? सीईओ हंसते हुए बोलते हैं वैसे ही है बेटा, मेरे कंधे अकड़ गए हैं। इसब टाई बोलता है आपको बहुत काम रहता है ना दादाजी। तभी मिनयोंग सीईओ की तरफ देखकर बोलती है प्रेसिडेंट टाई ये तो बिल्कुल अलग इंसान लग रहे हैं पिछली बार से। दादाजी चलिए कहीं घूमने चलते हैं। इसब टाई बोलता है मैं घर पर रहना ज्यादा पसंद करता हूँ बेटा। सीईओ शिवान टाई बोलते हैं। मिनयोंग सीईओ की तरफ देखकर सोचती है ये तो काफी दयालु और प्यारे लग रहे हैं। इसब टाई शायद पहला इंसान है जो इनके साथ इतना कंफर्टेबल है। तभी सीईओ शिवान टाई अपनी वही पुरानी शक्ल बनाते हुए मिनयोंग से बोलते हैं सीनियर मैनेजर कांग। यस सर, मिनयोंग बोलती है अपना काम ठीक से कर रही हो ना? मिनयोंग मन ही मन सोचती है ये मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं। मिनयोंग सीईओ को रिप्लाई करते हुए बोलती है ये मेरा पहला दिन था सर, तो कुछ चीजें हैं जो बेटर करी जा सकती हैं। तभी सीईओ शिवान टाई बोलते हैं हाँ तुम आज लेट हो। मिनयोंग नर्वस होकर बोलती है आगे से ऐसा नहीं होगा सर। ये सब टाई उसे देख रहा होता है और वो सोचता है इसे क्या हुआ, इतना कॉन्फिडेंट रहने वाली मिनयोंग इतना नर्वस क्यों है? ये पहले तो बिल्कुल अलग बिहेव कर रही थी। सीईओ शिवान टाई मिनयोंग से बोलते हैं मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है मैनेजर कांग।
मिंगयोंग बोलती है, ये मेरे लिए बहुत प्राउड करने की बात है सर। फिर CEO सिवान तायो से ये लुक देते हुए बोलते हैं, उम्मीद करता हूँ डिसअपॉइंट नहीं करोगी। मिंगयोंग के पसीने छूटने लगते हैं और वो नर्वसली होकर बोलती है, मैं अपना बेस्ट दूंगी सर। ये सब तायो से देखकर सोचता है, कितनी डरी हुई लग रही है ये। तभी CEO सिवान तायो बोलते हैं, ये सब हाँ दादाजी, मैं चाहता हूँ तुम अक्सर सोंग बेक जे रुको। आई गेस सोंग बेक जे इनके घर का नाम है, बाकी तो खैर स्टोरी में आगे पता चल ही जाएगा। CEO आगे कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, मैं चाहता हूँ तुम मुझे हेलो बोलते हुए जाओ और कुछ थोड़ी बहुत बिजनेस की बातें भी हो जाएंगी, समझ गई ना सीनियर मैनेजर कांग। मिंगयोंग बोलती है, यस सर। CEO सिवान ताई ने मिंगयोंग से ये बात इसीलिए बोली क्योंकि इस सब टाई का शेड्यूल अब मिंगयोंग ही संभालने वाली है कि वो कहाँ किस वक्त किस जगह जाएगा। CEO सिवान ताई आगे बोलते हैं, ये सब तुम टीके कॉर्पोरेशन का दिल हो, इसलिए टीके की बेस्ट एम्प्लॉय का तुम्हारे साथ होना जरूरी है। ये सब टाई बोलता है, हाँ दादाजी, सीनियर मैनेजर कांग जैसा कोई नहीं है, लेकिन दादाजी सीनियर मैनेजर कांग को मेरे घर आना और मेरी सेक्रेटरी बनना। नहीं प्लीज चुप हो जाओ, मैं नहीं चाहती मुझे पहले ही दिन काम से निकाल दिया जाए। मिंगयोंग मन ही मन सोचती है। मिंगयोंग की सब टाई की शर्ट पकड़ लेती है ताकि वो चुप हो जाए और इस सब टाई उसे पलट कर देखता है और बोलता है, हाँ तुम्हें क्या कह रहा था? ओ हाँ, सीनियर मैनेजर मेरी सेक्रेटरी। और तभी मिंगयोंग की सब टाई की आर्म को कसकर पकड़ लेती है ताकि वो इस बार चुप हो जाए। उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और उसे देखकर लगता है जैसे कि वो रोने वाली हो। ये सब टाई उसे देखता है और वो समझ जाता है कि मिंगयोंग नहीं चाहती कि उसे हटा दिया जाए, इसलिए सब टाई चुप हो जाता है। तभी CEO सिवान टाई बोलते हैं, तो इसका मतलब ये सब टाई स्माइल करते हुए बोलता है, मैं बस आपको थैंक्स बोलना चाहता था दादाजी, सीनियर मैनेजर कांग को मेरी सेक्रेटरी बनाने के लिए आपका थैंक यू। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। मिंगयोंग बहुत थक जाती है और ये तुम उसके फेस से ही पता लगा सकते हो। वो बोलती है, आज मैं बहुत ज्यादा थक गई, शायद इसीलिए क्योंकि आज मैंने बहुत एफर्ट डाले ताकि सब कुछ सही रहे। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मुझे नहाना है। मिंगयोंग जैसे ही डोर ओपन करती है वो सरप्राइज हो जाती है। सामने होते हैं उसके ट्विन ब्रदर्स। दीदी आपको इतना टाइम कैसे लग गया, हम आपका इंतजार कर रहे थे। तभी मिंगयोंग की रूममेट बोलती है, मिंगयोंग अब आ भी जाओ, तुम थकी हुई लग रही हो। ये जो लड़की है ये है मिंगयोंग की रूममेट और इसका नाम है साई। साई पूछती है, तुमने अभी खाना तो नहीं खाया ना? तभी सीन शिफ्ट होता है मिंगयोंग पर, जो अपने भाइयों से पूछ रही होती है, गाइस तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तभी साई बोलती है, मैंने स्पॉन्सरशिप वाली न्यूज सुनी तो सोचा एक सरप्राइज पार्टी हो जाए। मिंगयोंग बोलती है, अच्छा ऐसा है क्या? साई बोलती है, जाओ नहा लो जब तक मैं खाना बना लेती हूँ। तभी मिंगयोंग के ट्विन ब्रदर्स एक्साइटेड हो जाते हैं और साई से बोलते हैं, मैं करता हूँ। नहीं मैं करूँगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ मिंगयोंग तीनों को देख रही होती है और मन ही मन सोचती है, आखिर बच्चे किस लिए होते हैं? बोझ और काम बढ़ाने के लिए। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ मिंगयोंग नहा चुकी होती है और वो बोलती है, अब मुझे अच्छा लग रहा है नहाने के बाद। तभी साई रूम में एंटर करती है और बोलती है, नहा लिया मिंगयोंग? मेरा बड़ा भाई बस आने ही वाला है, जब वो आ जाएगा तो साथ में डिनर करेंगे, ठीक है ना? मिंगयोंग पूछती है, क्या ह्योंग सेयोंग आने वाला है? वैसे ही डोर बेल बजती है। साई बोलती है, ये पक्का वही होगा। मिंगयोंग जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगती है और हमें साई और ह्योंग सेयोंग की आवाज आती है बैकग्राउंड में, भैया बहुत दिनों बाद मिले, तुम कोरिया कब आए और ज्यादा ट्रैफिक था क्या? मिंगयोंग डोर ओपन करती है और देखने लगती है, ओ ह्योंग सेयोंग। ह्योंग सेयोंग बोलता है, ओ मिंगयोंग काफी समय हो गया। मिंगयोंग स्माइल करते हुए बोलती है, ह्योंग सेयोंग तुमने मुझे बताया तक नहीं, तुम वापस आ गए। ह्योंग सेयोंग हंसने लगता है और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोलता है, तुम अभी भी पहले जैसे ही हो। मिंगयोंग तुम इसके बारे में बात कर रहे हो क्या? मिंगयोंग अपनी टी-शर्ट दिखाते हुए बोलती है। ह्योंग सेयोंग बोलता है, हाँ तुम्हें अभी भी ये कैरेक्टर पसंद है? इस कैरेक्टर का नाम है कांटो का, वेजी रेंजर कार्टून का एक कैरेक्टर। ये मिंगयोंग का फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है बचपन से ही। फिर हमें सभी को साथ में दिखाया जाता है जो बहुत खुश लग रहे होते हैं। ये लोग एक परिवार की तरह हैं क्योंकि ये लोग साथ में एक ही जगह पैदा हुए और बड़े भी हुए और उनकी फैमिलीज भी काफी क्लोज हैं। तभी मिंगयोंग सोचती है, मैं अपनी एज के सभी स्टूडेंट से पहले ग्रेजुएट हो गई थी। मैंने 17 साल की एज में ही देश के टॉप कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, इसीलिए मेरी एज का कोई दोस्त नहीं है। ये दोनों मिंगयोंग बात कर रही है साई और ह्योंग सेयोंग की। ये दोनों मेरे बचपन की मेमोरीज का बड़ा हिस्सा है। ह्योंग सेयोंग मेरा सीनियर था स्कूल में और उसने मेरी बहुत मदद करी थी क्योंकि मैंने कॉलेज बहुत यंग एज में ज्वाइन कर लिया था। तब तो ये एक बड़ा भाई जैसा था जिस पर मैं विश्वास कर सकती थी। फिर हम प्रेजेंट की स्टोरी में वापस आते हैं जहाँ सब ड्रिंक का मजा ले रहे होते हैं। तभी साई बोलती है, ये कितना बुरा है मिंगयोंग, तुम इस रिफ्रेशिंग बियर को टेस्ट नहीं कर पाओगी, तुम जिंदगी का सबसे बड़ा मजा मिस कर रही हो। तभी मिंगयोंग बोलती है, हाँ लेकिन मैं इसमें
कुछ नहीं कर सकती, मुझे अल्कोहल सूट नहीं करता, पर हाँ ऐसे दिनों में ड्रिंक का मजा कुछ और ही होता है। साई बोलती है, हाँ बिल्कुल। दोनों भाइयों को टी के ग्रुप से स्पॉन्सरशिप मिल गई और हियोंग सियोंग को नई जॉब। सभी को कांग्रेचुलेशंस गाइस। तभी मिंगयोंग का एक भाई बोलता है, वाह भैया आपको MNP लॉ फर्म ने हायर कर लिया, इट्स अमेजिंग। मिंगयोंग का दूसरा भाई बोलता है, तो इसका मतलब अब आप कोरिया में ही रहोगे? हियोंग सियोंग बोलता है, हाँ मैं यही सेटल होने की सोच रहा हूँ, मुझे टीके कॉर्पोरेशन में असाइन किया गया है। तुम किस डिपार्टमेंट में हो मिंगयोंग? मिंगयोंग बोलती है, मैंने आज ही ज्वाइन किया है, आज मेरा पहला दिन था एज सेक्रेटरी। हियोंग सियोंग बोलता है, क्या तुम सेक्रेटरी हो मिंगयोंग? तभी साई मिंगयोंग को चिढ़ाते हुए बोलती है, मैं हूँ रिपोर्टर साई, आप उस घमंडी ईसोप टाई के साथ काम करने पर क्या बोलना चाहेंगी मिंगयोंग? मिंगयोंग परेशान होकर बोलती है, मैं क्या सोचती हूँ, मुझसे ना ही बुलवाओ तो अच्छा है। तभी साई रिपोर्टर की एक्टिंग करते हुए आगे बोलती है, ईसोप टाई सिवान टाई का असली वारिस, वही सिवान टाई जो देश की सबसे बड़ी टीके ग्रुप्स के CEO हैं। बचपन से ही ये तय था कि ईसोप टाई ही अगला सक्सेसर होगा टीके ग्रुप का, और वो अपनी प्यारी डॉल जैसी लुक्स के लिए फेमस था। वो अपने महान आदर्श और अच्छे स्वभाव से पूरे देश में फेमस था, और इसी की वजह से रिपोर्टर्स और पापराजी हमेशा उसके पीछे लगे रहते थे, उसकी प्राइवेट लाइफ में दखल देते हुए। शायद इसलिए जब वो जवान हुआ तो मीडिया को अवॉइड करने लगा और पब्लिक की नजरों से गायब ही हो गया, और इसी कारण उसकी सुंदरता के रूमर्स और कहानियां बहुत फेमस हैं। और अब तुम उसी हॉट जनरेशन के हायर के साथ काम कर रही हो जो बहुत हैंडसम है, जिसकी फोटोज को लोग खरीदते हैं, और तुम्हारे पास इस पे कहने के लिए कुछ नहीं है, कैसे? और सबसे बड़ी बात, क्या उसकी असिस्टेंट बनना किसी सफलता की सीढ़ी चढ़ना जैसा नहीं है? तभी मिंगयोंग बोलती है, हाँ ये अच्छी बात होगी अगर मुझे काम से निकाला ना जाए। तुम्हारा मतलब क्या है मिंगयोंग? साई बोलती है। तभी मिंगयोंग उदास होकर बोलती है, उससे मैं खास पसंद नहीं हूँ। क्यों? सब शॉक होकर बोलते हैं। मिंगयोंग बोलती है, हमने कंपनी एक साथ ज्वाइन करी थी, शायद हम कंपैटिबल नहीं हैं। उसने कहा वो मुझे तब से ही पसंद नहीं करता जब उसने पहली बार मुझे वर्कशॉप में देखा था, और हाँ मुझे भी वो एक घटिया इंसान लगता है। हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी हमें एक दूसरे के साथ काम करना पड़ रहा है। ये एक अजीब सा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तभी हियोंग सियोंग बोलता है, ईसोप टाई के साथ काम करना तो बहुत स्ट्रेसफुल रहा होगा ना तुम्हारे लिए? आज का दिन तो बहुत परेशानी वाला रहा होगा ना? मिंगयोंग अपने कंधे दबाते हुए बोलती है, हाँ पर जो रिवॉर्ड मिलते हैं उस हिसाब से ठीक है। तभी हियोंग सियोंग उठता है और मिंगयोंग के कंधे दबाने लगता है। मिंगयोंग बोलती है, इट्स ओके रहने दो, पर वो नहीं रुकता और वो मिंगयोंग से प्यार से बोलता है, पैसा जरूरी है पर याद रखना तुम्हारी हेल्थ से ज्यादा जरूरी नहीं है, तुम बहुत मेहनत करती हो मिंगयोंग। मिंगयोंग बोलती है, ऑलराइट अब से मैं बस इतना काम करूंगी कि तुम्हें मेरी चिंता ना हो। हियोंग सियोंग तुम कितने काइंड हो। मिंगयोंग बोलती है, अगर मेरा बॉस तुमसे आधा भी दयालु होता ना तो ऐसा नहीं होता। तभी मिंगयोंग के फोन में ईसोप टाई के मैसेज आने लगते हैं और वो उन मैसेज को पढ़कर बोलती है, आधा बनने की बात तो छोड़ो, वो तो हियोंग सियोंग के पैरों की धूल बनने लायक तक नहीं है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिंगयोंग ईसोप टाई के घर पर होती है। वो ईसोप टाई को ग्रीट करती है, गुड मॉर्निंग सर, और सामने से रिप्लाई आता है, तुम 30 मिनट लेट हो। मिंगयोंग बोलती है, लेकिन फ्रंट डोर का पासकोड बदल दिया गया है जो मुझे पता नहीं था। ईसोप टाई बोलता है, ओह रियली ऐसा है क्या, ये किसने किया? मिंगयोंग अंदर ही अंदर सोचती है, इसी ने पासकोड चेंज किया था। फिर वो ईसोप टाई से बोलती है, मैंने आपका शेड्यूल एडजस्ट कर दिया है सर, ताकि आपके काम पर कोई असर न पड़े। ईसोप टाई बोलता है, वेल ये तुम पर है, देख लेना। मिंगयोंग बोलती है, जब आप तैयार हो जाएंगे तो मैं आपको आज का शेड्यूल बता दूंगी। ईसोप टाई बोलता है, मैं अभी अभी उठा हूँ, सो बहुत थका महसूस कर रहा हूँ। तभी मिंगयोंग ईसोप टाई को कॉफी देते हुए बोलती है, मुझे लगा ही था सर कि आप थकान महसूस कर रहे होंगे, इसलिए मैं आपके लिए पहले ही कॉफी बनाकर लाई थी। टडा। तभी ईसोप टाई अपनी अमीरी झाड़ते हुए बोलता है, मैं सिर्फ कैन कॉफी बीन्स पीता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, क्योंकि उसमें एक परफेक्ट बैलेंस होता है एसिडिटी और ब्ला 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 ब्ला। इसे फेंक दो, तुम इसे वहाँ फेंक सकती हो, उस तरफ सिंक में। मिंगयोंग को गुस्सा आ जाता है ईसोप टाई की बातें सुनकर, लेकिन फिर भी वो अपना काम कंपोजर छोड़ती नहीं है और बोलती है, हाँ मैं इसे फेंक दूंगी, पर ब्रीफिंग का क्या सर? ईसोप टाई उबासी लेते हुए बोलता है, मैं थका हुआ हूँ, मुझे और आराम की जरूरत है। मिंगयोंग अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोलती है, सर लेकिन डायरेक्टर टाई आपका इंतजार कर रहे हैं। ईसोप टाई सोफे पर बैठते हुए बोलता है, ओह ऐसा है, जुनसॉफ मुझसे मिलना चाहता है, फिर तो मैं नहीं जाऊंगा, बेकार में जल्दी उठ गया, मुझे इतना जल्दी नहीं उठना चाहिए था। और वो मिंगयोंग से बोलता है, मेरा शेड्यूल कैंसिल कर दो। ये सुनकर मिंगयोंग को गुस्सा बढ़ने लगता है,
वो सोचती है मैं मिंगयोंग का 2 दिन से सेक्रेटरी हूँ, मैं अभी के लिए कैसे न कैसे करके इन्हें हैंडल कर ही लूंगी। मेरे पूरे 10 साल के करियर में पहली बार मुझे लगा कि मैं अपना पेशेंस नहीं रख सकती। इसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिंगयोंग इस टाई को काम के बारे में बता रही होती है। वो बोलती है मुझे थोड़ा समय और लगेगा टीके इलेक्ट्रॉनिक्स की ओनरशिप सेटल करने में, लेकिन टीके का जो रेगुलर काम है वो शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है सर। अगले फेज में हमारा फोकस होगा लॉजिस्टिक्स पर, कंस्ट्रक्शन पर, ट्रेडिंग पर, रिसोर्ट पर और हाँ टीके फैशंस पर। इस टाई इरिटेटेड होकर बोलता है तुमने टीके फैशन की ब्रीफिंग सबसे आखिरी में रखी, उस सरदर्द को सबसे बाद में रखा। टीके फैशन बेस था टीके ग्रुप की सक्सेस का, एक तरह से फाउंडेशन, पर सक्सेस के बाद इसकी परफॉर्मेंस गिरती रही और अब ये टीके ग्रुप के लिए सर दर्द बन चुका है। इस टाई गुस्से में बोलता है आखिर में इस बिजनेस के बीच में कैसे फंस गया, सेल्स स्लो है और डिवीजन को बेचने की बात चल रही है, मैं इतने कम समय में सब कुछ कैसे ठीक कर सकता हूँ। वो आगे बोलता है मैंने इन सालों में जी जान लगाकर इसीलिए काम किया था क्या कि वो जिनसॉफ्ट मुझसे सारे डिवीजन छीन ले जो सच में पैसा बनाते हैं और मैं बस एक बेकार से टुकड़े में फंस जाऊँ। और वो अपना सर पकड़कर चिल्लाने लगता है। मिंगयोंग इस टाई को ऐसा करते देखकर सोचती है ओह ये तो बहुत बुरा है, ये तो रत्ती भर काम करना नहीं चाहते। मीनवाइल इस टाई अपनी चेयर पर ऐसे बैठा होता है जैसे उसकी सोल ने उसकी बॉडी को बाय बाय बोल दिया हो। मिंगयोंग परेशान होकर आगे सोचती है मैं इनके साथ कैसे काम कर सकती हूँ, और वो 10 साल पहले वाले इस टाई के बारे में सोचने लगती है और मन ही मन में बोलती है उस मेहनती इस टाई को क्या हुआ जिसे मैंने 10 साल पहले वर्कशॉप में देखा था। हाँ भले ही वो मेरे साथ औरों के मुकाबले ज्यादा रूड बिहेव करता था, लेकिन फिर भी उस समय वो इस कंपनी का मालिक होने का टाइटल डिजर्व करता था। फिर हम प्रेजेंट में वापस आते हैं जहाँ मिंगयोंग अब के आलसी इस टाई को देख रही होती है और वो बिल्कुल स्पीचलेस होती है। तभी इस टाई बोलता है हे मिंगयोंग तुम अपने मन में मुझे गालियाँ दे रही हो ना। मिंगयोंग शॉक होकर बोलती है बिल्कुल नहीं सर। और वो सोचती है मुझे अपने एक्सप्रेशन संभालने होंगे और कंपोज रहना होगा। तभी इस टाई बोलता है तुम एक अच्छी सीनियर मैनेजर थी जिसका प्रमोशन तय था, लेकिन अब तुम्हें इस बेकार से इस टाई के साथ काम करना पड़ रहा है जिसकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही। ऑल्दो मिंगयोंग भी ऐसा ही सोचती है, पर अपने बॉस के सामने कौन इसे एक्सेप्ट कर सकता है ना। तो वो नर्वसली बोलती है नहीं सर ये सच नहीं है, आपको असिस्ट करना तो एक ऑनर की बात है मेरे लिए। तभी इस टाई अपने चेयर से उठता है और मिंगयोंग के पास जाने लगता है। मिंगयोंग डर जाती है बट स्टिल वो नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करती है। इस टाई उसके बिल्कुल करीब आ जाता है और बोलता है तुम्हारे लिए ड्राई है, एटलीस्ट झूठ बोलने से पहले इन्हें मॉइस्चराइज तो कर लो। और फिर वो घूम जाता है और अंगड़ाई लेते हुए बोलता है ऐसा दोबारा मत करना। मिंगयोंग अपने लिप्स को टच करते हुए अपना सर नीचे कर लेती है और शर्माने लगती है। वो सोचती है क्या मैं ठीक रहने वाली हूँ। इसके बाद हमें 10 साल पुराना सीन दिखाया जाता है टीके एम्प्लॉय वर्कशॉप का, जहाँ मिंगयोंग और इस टाई एक ही टेबल पर बैठे होते हैं और इस टाई मिंगयोंग की ओर देख रहा होता है और उसकी नजर मिंगयोंग के नाम पर पड़ती है जो उसकी सीट पर लिखा था। उसे देखकर इस टाई सोचता है क्या ये वही मिंगयोंग कांग है जिसकी बात दादाजी कर रहे थे। फिर हमें इस टाई और सीईओ शिवान टाई की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जहां सीईओ शिवान टाई इस टाई से मिंगयोंग के बारे में बोल रहे होते हैं। सीईओ शिवान टाई बोलते हैं वो लड़की तुम्हें टॉप न्यू एम्प्लॉय की रेस में हरा सकती है। शिवान टाई आगे बोलते हैं उस पर नजर रखना वर्कशॉप के दौरान और देखना कि उसमें सच में भरोसा करने लायक पोटेंशियल है या वो सिर्फ दिखती स्मार्ट है। फिर अगले सीन में हमें इस टाई को दिखाया जाता है जो ग्रुप वर्क में कुछ समझा रहा होता है और उसकी नजर मिंगयोंग पर पड़ती है और बोलता है मैं इसके बारे में नहीं सोचना चाहता। इसके बाद हमें कॉरिडोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ इस टाई कुछ पीने के लिए लेने जा रहा होता है। तभी हमें 2 लड़कियां दिखाई जाती हैं जो इस टाई के बारे में बात कर रही होती हैं। उनमें से एक लड़की बोलती है वो लड़का देख रही हो जो गुजर रहा है। दूसरी लड़की बोलती है अच्छा वो सीईओ का ग्रैंडसन। हाँ वही, बिल्कुल किसी मॉडल की तरह दिखता है ना। वो इस कंपनी का मालिक बनने वाला है, उसके पास सब कुछ है, गुड लुक्स, पैसा, सब कुछ। दूसरी लड़की बोलती है हाँ तुमने सही कहा और वो बातें करते हुए वहाँ से जाने लगती है। इसके बाद हमें इस टाई को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है मैं लड़कियों की तरफ से मिलने वाली अटेंशन का हैबिचुअल हो चुका हूँ, मुझे इसकी आदत सी हो गई है, वो मेरी आंखों में देख ही नहीं पाती। पर ऐसा नहीं है कि मुझे इस अटेंशन में मजा आता है, इनफैक्ट कभी कभी मैं परेशान हो जाता हूँ। इस टाई साइड में खड़े हुए अपने ड्रिंक को पीने लगता है और बोलता है अब जब ये जगह शांत है तो मैं फाइनली रिलैक्स कर सकता हूँ। ये सच में बहुत एग्जॉस्टिंग है, पूरे दिन एक परफेक्ट इमेज को मेंटेन करना। तभी हमें किसी की कदमों की आवाज आती है और इस टाई देखने लगता है कि कौन उसकी तरफ आ रहा है। ये कदमों की आवाज होती है मिंगयोंग की जो कुछ पढ़ते हुए वहाँ से गुजर रही होती है। इस टाई उसे देखता है और सोचता है ये तो मिंगयोंग है। मिंगयोंग उसकी तरफ देखती है सीधा उसकी आंखों में आई कांटेक्ट को मेंटेन करते हुए। ये सब टाई सोचता है ये मुझसे नजरें मिला रही है, आई कांटेक्ट को अवॉइड नहीं कर रही। और वो शॉक हो जाता है और बोलता है क्या मुझे
ऑफेंडेड फील क्यों हो रहा है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ इसब टाई उठ जाता है और बोलता है ये किस तरह का अजीब सा सपना था। तभी मिंग डोर को नॉक करती है और बोलती है सर मैं अंदर आ रही हूँ। इसब टाई उसे रुकने के लिए बोलता है, लेकिन मिंग फुल एनर्जी के साथ तब तक रूम में एंटर कर चुकी होती है और बोलती है सर मैं कुछ डॉक्यूमेंट लाई हूँ जिस पर आपके अप्रूवल की नीड है। इसब टाई नाराज होकर बोलता है आखिर तुम बार बार मेरे परमिशन देने से पहले अंदर क्यों आ जाती हो। तभी इसब टाई को मिंग में वही 10 साल पुरानी मिंग दिखाई देती है। इसब टाई का रिप्लाई करते हुए मिंग बोलती है वो मुझे लगा आप सो रहे होंगे सर, इसलिए मैंने वेट नहीं किया आपकी परमिशन का। इसब टाई गुस्से से बोलता है वाओ सीरियसली। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ मिंग उन हैवी फाइल्स को टेबल पर रख देती है और बोलती है ये रिपोर्ट है सर करंट रिसोर्ट प्रोजेक्ट की। इसब टाई बोलता है रिसोर्ट की रिपोर्ट, वैसे कोई जरूरत नहीं थी। जैसे ही वो रिपोर्ट को ओपन करता है तो फाइल देखकर वो शॉक हो जाता है और सोचता है इतने सारे डेटा को इतनी परफेक्टली ऑर्गेनाइज कर दिया इसने, इसे पढ़ना अब कितना आसान हो गया है। तभी इसब टाई रिपोर्ट को टेबल पर फेंक देता है और बोलता है सीनियर मैनेजर कांग चलिए काम को बढ़ाते नहीं है, आप कितनी ही मेहनत कर लीजिए इसका कोई फायदा नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ता और ऐसा भी नहीं है कि ये कंपनी मेरे बिना चल नहीं सकती। मिंग बोलती है नहीं सर ये सच नहीं है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसब टाई टीके कॉर्पोरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो आगे बोलते हुए बोलती है टीके का हर एक एम्प्लॉय जानता है आपने पिछले 10 सालों में इस कंपनी के लिए क्या क्या किया है सर, और मैं ये बात दोबारा कहना चाहूंगी आपको असिस्ट करना मेरे लिए ऑनर की बात है। इसब टाई मिंग की ओर देखता है और बोलता है ऑलराइट अब तुम जा सकती हो, मैं अच्छे से दोबारा रिपोर्ट को देख लूंगा। मिंग बोलती है ऑलराइट सर प्लीज मुझे बताइएगा अगर रिपोर्ट में कुछ एडिट करना हो तो। ये कहकर मिंग इसब टाई के कैबिन से चली जाती है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ जुन सब टाई और इसब टाई साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। जुन सब टाई हंसते हुए बोलता है आखिरकार तुम्हारा चेहरा देखने को मिल ही गया। वो आगे बोलता है आखिर चल क्या रहा है, तुमने तो कहा था तुम काम पर वापस नहीं आने वाले, सारे एग्जीक्यूटिव तुम्हें देखकर काफी थ्रिल थे और वो कह रहे थे तुम काफी अच्छा काम कर रहे हो। इसब टाई बोलता है ये मेरा काम नहीं था मिंग का था। जुन सब टाई स्माइल करते हुए बोलता है मैं जानता था उसे तुम्हारी सेक्रेटरी बनाना अच्छा रहेगा। इसब टाई रूड टोन में बोलता है तुमने उसे ट्रांसफर कैसे करवा लिया, तुमने उस पर कोई प्रेशर डाला है क्या, क्योंकि ये बात तो तुम भी जानते हो वो मेरी सेक्रेटरी बनने के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छी है। जुन सब टाई स्माइल करते हुए बोलता है तुम पहले ही जानते हो, मैंने तुम्हें छानबीन करते हुए देखा था और तो और तुमने पब्लिसिटी मैनेजर इमोक यू से खुद जाकर इस बारे में बात करी थी है ना। इसब टाई गुस्से में बोलता है मिंग कांग के ट्विन ब्रदर्स मिन वान और मिंग जुन कांग जो कि म्योंग जॉय स्केटिंग एथलीट हैं, उनके नंबर देखकर लगता नहीं है कि वो टीके स्पॉन्सरशिप के लिए क्वालिफाइड हैं। जुन सब टाई चाय पीते हुए बोलता है तुम ये बोल सकते हो कि हमने उन्हें स्पॉन्सर किया है उनके पोटेंशियल की वजह से। इसब टाई बोलता है ओ अच्छा तो वैसे तुमने उसे मेरी सेक्रेटरी बनने के लिए एग्री करवा लिया। जुन सब टाई इसब टाई से बोलता है किसी ने तुमसे नहीं कहा था कि काम छोड़कर विदेश चले जाओ, हमें तुम्हारी एब्सेंस को कवर करने के लिए उस क्वालिटी वाला कोई चाहिए था जैसी वो है। ये सुनते ही इसब टाई को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो जुन सब टाई को घूरने लगता है। इसब टाई सोचता है मुझे जितना पता चला है उसके अकॉर्डिंग मिंग के पेरेंट्स एक रेस्टोरेंट चलाते हैं और उसके ट्विन ब्रदर्स एथलीट हैं जो कि फाइनेंशियली बहुत टफ होगा उनकी फैमिली के लिए, और अगर ये ऑफर सोंग बोएक जे की तरफ से आया होगा तब तो मिंग के पास ना बोलने का कोई ऑप्शन ही नहीं होगा और इसलिए वो मेरी सेक्रेटरी बन गई। इसब टाई गुस्से में मन ही मन सोचता है जुन सियोप कमीना कहीं का। तभी जुन सियोप बोलता है सीनियर मैनेजर बहुत अच्छा काम कर रही है तुम्हारी सेक्रेटरी बनकर, तो आखिर दिक्कत क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। वो आगे बोलता है क्या तुम्हें उसका बैकग्राउंड परेशान कर रहा है। तब ये सब टाई सोच में पड़ जाता है और खुद से पूछने लगता है क्या मैं उसकी वजह से परेशान हो रहा हूँ। मिंग की वजह से? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। फिर ये सब टाई को कुछ पास्ट के सीन याद आने लगते हैं और वो बोलता है मुझे पता नहीं था उसके टच में वो बेचैनी थी और उसकी वो आंखें जो मुझे रुक जाने के लिए बोल रही थी, उसने मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल कर दिया था, बस यही बात थी और कुछ नहीं।